चलिए ध्यान दीजिएगा कि पिछले दिन तक हम लोग पढ़े थे क्या, तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़े हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े और यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या जाना कि यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने जाना कि अगर स्क्रीन पे दो स्लिट के एक्सपेरिमेंट के बाद पैटर्न बनती है तो जो पैटर्न होती है वो ब्राइट डार्क पैटर्न का एक सीरीज देखने को मिलता है कि नहीं, ऊपर के तरफ भी और नीचे के तरफ भी। इस तरीके से एक पैटर्न दिखता था आपको ब्राइट डार्क का, नीचे भी क्या होता था कि एक पैटर्न दिखता था। ये चीज हम लोग पिछले दिन तक देख चुके थे कि इस सारे पैटर्न की जो विड्थ होती है ये एक जैसी ही होती है ना, ये सारे पैटर्न एक जैसी होती है। लेकिन इस स्लिट में हम लोग जो स्लिट का यूज करते हैं, इस स्लिट को मान लीजिए कि ये स्लिट कुछ ऐसा यूज करते हैं, स्लिट जो हम लोग यूज करते हैं वो कुछ ऐसा अगर यूज करते हैं तो ये दोनों स्लिट ही हम लोग मानते थे क्या कि बहुत छोटा स्लिट है, और इस दोनों स्लिट S1 और S2 से अगर लाइट वेव निकले और दोनों लाइट वेव की इंटेंसिटी हमको पता हो तो इस इंटेंसिटी के बाद आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए, इस इंटेंसिटी के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो फ्रिंज बना है उस फ्रिंज का जो फ्रिंज बना है उस फ्रिंज का जो है तो कितना इंटेंसिटी होगा, तो वो इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आपको पता है क्या कि अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो ब्राइट फ्रिंज का मतलब कैसा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो cos फाई होता है वो cos फाई होता है क्या, मैक्सिमम। cos फाई मैक्सिमम क्यों होता है, तो cos फाई मैक्सिमम इसीलिए होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अपन को चाहिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए जो इक्वेशन आप लोग जानते हैं ये ए नेट इक्वल टू जानते हैं कितना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस कितना 5, और आई नेट इक्वल टू जो आप लोग जानते हैं वो कितना जानते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर I1 I2 कॉस कितना 5। तो देखो कि कंस्ट्रक्टिव के लिए जो है, कंस्ट्रक्टिव के लिए जो है हम लोग जो चीजों को देखते थे तो कंस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई अगर मैक्सिमम होता था, तो cos फाई अगर मैक्सिमम होता था तो हम लोग सीधे क्या कहते थे कि जो इंटरफेरेंस है वो कैसा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसका मतलब जो फ्रिंज मिलेगा ये कैसा मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर इसी cos फाई का वैल्यू मिनिमम मिलता था, अगर इसी cos फाई का वैल्यू कैसा मिले, मिनिमम मिलता था, तो हम लोग क्या कहते थे कि ये जो फ्रिंज है ये कैसा है, डार्क फ्रिंज बनेगा, और यहां पर जो इंटरफेरेंस होगा ये कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखिए कि यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या एज्यूम करवाया था आपको कि ये दोनों स्लिट बहुत ही पतला पतला स्लिट होगा, बहुत पतला स्लिट होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा, एक ही कलर का लाइट होगा, और बहुत पतला पतला सोर्स है, तो जितना लाइट इससे जाएगा उतना ही इससे भी जाएगा। हम दोनों को आइडेंटिकल सोर्स मान सकते हैं, ठीक ना। तो अगर हम लोग देखें तो सिंस S1 एंड S2, सिंस S1 एंड S2 जो है आपका आर आइडेंटिकल स्लिट, आर आइडेंटिकल स्लिट्स। कैसा स्लिट्स है, आइडेंटिकल स्लिट्स है कि नहीं। so the light passing through them should have सेम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। मतलब इसके पास जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए और इंटेंसिटी भी होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों कि दोनों बहुत छोटा है, छोटा छोटा है तो सेम जैसा कंसीडर होगा, सेम जैसा कंसीडर होगा। तो जैसा इससे अगर मान लो कि इससे होकर के
जो लाइट जा रही है ये y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इससे होकर के जो जा रही है y2 इक्वल टू कितना a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना के एक्स। तो अगर ये दोनों एक जैसा सोर्स है तो जितना एम्पलीट्यूड का लाइट यहां से निकलेगा उतना ही एम्पलीट्यूड का लाइट यहां से निकलेगा। दोनों का एम्पलीट्यूड हम लोग कैसा मानेंगे, बराबर बराबर मानेंगे, और जब बराबर बराबर मानेंगे तो a1 बराबर कितना हो जाना चाहिए, इसको हम लोग क्या करते हैं a मान लेते हैं। इस लाइट की इंटेंसिटी भी कितनी होनी चाहिए, I1 बराबर I2, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं I मान लेते हैं। इतनी बातें में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने बातों में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, तो इतने बातों में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग बातों बातों में अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं, और बातों बातों में जब अपने बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो चीजें क्या होगी जरा सा देखिएगा। हम लोग जानते हैं क्या कि जो अपना ए नेट है उसका स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पर अपना a1 a2 सब a के बराबर में है, तो a1 a2 जब सब a के बराबर में है तो ये बताओ कि जो a नेट का स्क्वायर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a1 a2 के जगह a और कितना cos, देखिए तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a कितना हो जाएगा कितना cos, ये देखिए तो 2a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा कि नहीं, 1 प्लस कितना बचेगा cos फाइव। आप ये बताइए कि 2a स्क्वायर को 2a स्क्वायर और इस 1 प्लस cos फाइव को 2 cos स्क्वायर 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं। आप फॉर्मूला पढ़े होइएगा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहां पर जितना एंगल है उसका 2 cos 2 थीटा ना, नहीं ये हाँ यही 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है कि नहीं। ये ठीक नहीं लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 लिखे 1 प्लस cos थीटा को। इसका मतलब कि जो फॉर्मूला होगा ये होगा आपका 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। समझे, ये फॉर्मूला है, ये ठीक है। मतलब कि 2 cos स्क्वायर थीटा में यहां जितना एंगल होगा उसका आधा एंगल यहां पर, तो यहां पर है थीटा, तो यहां पर कितना हो जाएगा थीटा/5/2। अब देखिए ध्यान से कि ये जो हो जाएगा 4 टाइम्स a स्क्वायर कितना cos स्क्वायर 5/2, ये किसकी वैल्यू आई, a नेट की वैल्यू आई। एक तो आप इसको ध्यान में रखें, और दूसरा जो है तो आप a नेट का वैल्यू जो है तो यहां से इसको भी ध्यान में रखें कि a नेट का स्क्वायर जो है तो ये चीज भी होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जरा सा देखो कि अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करें कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर बात करेंगे मतलब हमको कैसा चाहिए, ब्राइट फ्रिंज चाहिए। अगर ब्राइट फ्रिंज के लिए बात करेंगे तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो है तो cos 5/2 कितना होना चाहिए मैक्सिमम, और इसका वैल्यू कितना है कि नहीं। यहां पर डालो जरा, cos 5/2 का वैल्यू 1, तो cos स्क्वायर 5/2 भी कितना 1। ये जो हो जाएगा आपका a नेट का स्क्वायर, ये जो हो जाएगा आपका a नेट का स्क्वायर, ये a नेट का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू 1। और यहां से आप देखिएगा कि जो a नेट निकल के आएगा √4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये कितना, मतलब कंस्ट्रक्टिव में यहां से अगर a गया और यहां से a गया तो इस सारे कंस्ट्रक्टिव का जो है सो इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 गुना एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रहा है, मतलब यहां से जितनी चमकीला लाइट गई उससे 2 गुना चमकीला ये है ना, एम्पलीट्यूड में इसका 2 गुना एम्पलीट्यूड ये होगा। अब देखो ध्यान से कि अगर डिस्ट्रक्टिव के लिए बात करें तो अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करिए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर बात करिएगा
तो कॉस फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। कितना होता है, -1। आ जाइए जरा सा यहाँ पर, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जो आपका ए नेट का स्क्वायर हो जाएगा 2a² प्लस 2a² इंटू कितना, कितना हो गया 2a² माइनस, यानी कि ए नेट जो मिल जाएगा आपको वो कितना मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड 2 गुना हो जाता है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव का कितना, मतलब ब्राइट फ्रिंज 2 गुना, तो डार्क फ्रिंज 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए जरा सा इंटेंसिटी के लिए बात करें, तो इंटेंसिटी के लिए अगर बात करें तो हम लोग क्या जानते हैं इंटेंसिटी के लिए कि आई नेट जो होता है वो कितना, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर I1 I2 कॉस कितना 5। यहां पर देखो कि अपने पास I1 इक्वल टू कितना है I2 के, और इस सबको हम लोगों ने कितना माना हुआ है, I माना हुआ है। जरा सा इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो जो आई नेट आ जाएगा वो आ जाएगा I प्लस 2I कॉस कितना, आई डाले I² रूट से बाहर आया I। देखिए दोनों में से 2I कॉमन कर लें क्या, आई 2I, 1 प्लस कितना बन जाएगा कॉस 5, इसको भी कितना लिखेंगे 2I इंटू 2 कॉस स्क्वायर कितना 5/2, इसको भी कितना लिखेंगे 4I कॉस स्क्वायर कितना 5/2, ये मिल जाएगा कितना आई नेट। अब देखो कि अगर हमको ब्राइट फ्रिंज चाहिए, अगर हमको ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर बात करेंगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करेंगे, मतलब फ्रिंज कैसा, ब्राइट फ्रिंज। और ब्राइट फ्रिंज का मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग जानते हैं कि कॉस का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और ये वैल्यू कितने के बराबर, डालिए 1। तो यहां से जो आपको आई नेट का वैल्यू मिल जाएगा, आई नेट जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 4I, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए या ब्राइट फ्रिंज का। बात समझ में आ रहा है। अगर डिस्ट्रक्टिव के लिए बात करें, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए बात करें तो आप इसको ध्यान में रखिए कि आई नेट इक्वल टू आई मिलाकर के लिख लीजिए 2I प्लस 2I कॉस कितना 5, ठीक ना। अब देखिए कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करें, फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ कि जो cos फाई है, ये cos फाई कैसा चाहिए, मिनिमम चाहिए। इसका मतलब कि जो cos फाई का वैल्यू चाहिए वो कितना, इसमें डालो जरा सा, इस वाले में, इस वाले में डालो जरा सा, कितना है आई नेट इक्वल टू 2I प्लस 2I कॉस कितना 5, कितना हो जाएगा 2I प्लस 2I इंटू कितना, कितना हो गया 2I माइनस 2I इक्वल टू कितना 0। मतलब कि आई नेट और ए नेट डिस्ट्रक्टिव के लिए दोनों 0 और कंस्ट्रक्टिव के लिए A2I, तो इंटेंसिटी 4I। ऐसे भी आप पढ़े होइएगा क्या, पढ़े होइएगा क्या कि जो एम्पलीट्यूड होता है का स्क्वायर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर एम्पलीट्यूड 2 है तो इंटेंसिटी कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कितना गुना बढ़ेगा 4 गुना। अगर 3 गुना बढ़ा रहता तो ये 9 गुना, अगर ये 16 गुना बढ़ा रहता तो ये 16 का स्क्वायर गुना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एम्पलीट्यूड जितना बढ़ेगा उसका स्क्वायर में आई बढ़ेगा। तो एम्पलीट्यूड 2 गुना हुआ था तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी कितना होगा 4 गुना होगा उसके स्क्वायर में। ये चीजें थी क्या इंटेंसिटी के लिए। आपको मैं पिछले दिन ये बता दिया था कि सारे फ्रिंज का जो विड्थ है चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो एक जैसा होता है। आज आपको ये भी डिस्कस कर दिया कि सबकी इंटेंसिटी भी एक जैसी होती है, ब्राइट की 4I और 2A और डार्क की 0 0 0। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि इसके बाद एक फेनोमेनन है, बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है। इस इंटरेस्टिंग फेनोमेनन को हम लोग जो है सो जरा सा देखते हैं, जिसका नाम है क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिसका नाम है क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है जरा सा देखना। कहता है क्या कि व्हेन अ लाइट रे, when a light ray passes through, when a light ray
passes through the sharp corner of an opaque object। जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के शार्प कॉर्नर से कोई लाइट रे पास करती है, देन इट बेंड्स इन शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। दिस फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ light is known as bending of light is known as diffraction, known as diffraction of light। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। पर कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं ये कि जरा सा मान लो क्या कि अगर अपने पास एक स्क्रीन है, व्हाइट स्क्रीन, यहां पर हम लोग ले लिए, एक स्क्रीन ले लिए, ठीक है। इसके सामने में हम लोग क्या करते हैं कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे होकर के लाइट रे एक पार से दूसरे पार नहीं जा सके। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो है आपका, ये क्या है? ये आपका स्क्रीन है। अब जरा सा देखिए कि मेरा मन कर रहा है क्या कि यहां पर हम लोग एक कोई सा सोर्स रखें। ये जो है तो क्या है? लाइट का कोई सा एक सोर्स है। बात समझ में आ रहा है? तो इस सोर्स से चारों तरफ लाइट रेज निकलेगी। मान लो कोई लाइट रेज ऐसे गई, स्क्रीन पे बनेगी, एकदम चकाचक चमकदार बनेगी, यहां तक चमकदार बनेगी, यहां तक चमकदार बनेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये सारा लाइट जब इधर जाएगा तो यहां पर कैसा बनाएगा? ब्राइट बनाएगा। लेकिन इस लाइट रे को, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, जब इस पर पड़ेगी तो यहां से आगे तो ये जा नहीं पाएगी। मतलब इधर क्या बनेगा? डार्क। होना तो ये चाहिए था कि इसके नीचे क्या होना चाहिए था? डार्क। लेकिन होता क्या है कि लाइट रे जब भी यहां शार्प कॉर्नर पर आएगा तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? और बेंड हो जाएगा तो आप देखिएगा कि ब्राइट ब्राइट ब्राइट, और धीरे धीरे यहां से जो है तो आपको दिखेगा क्या कि ब्राइटनेस जो है ये डिक्रीज करने लगा। बात समझ में आ रहा है? और फिर यहां के बाद का जो ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? आप अपने अगल बगल के किसी भी शैडो को देखिए, नीचे शैडो है बेंच के नीचे, उस शैडो को आप देखिए तो देखिए कि अचानक डार्क से ब्राइट नहीं हुआ है। देखिएगा डार्क है, फिर धीरे धीरे ब्राइट हुआ और फिर अचानक से ब्राइट हुआ। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या कि जो यहां तक लाइट था तो ऊपर तो ब्राइट बनना स्वाभाविक था, इधर लाइट नहीं गया तो इधर डार्क होना चाहिए था। लेकिन हम लोग देखिए क्या कि ब्राइटनेस यहां धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है और फिर जाकर के अचानक से क्या हुई है? डार्क हुई है। इसका कारण क्या है कि अगर इधर ब्राइटनेस है, इसका मतलब लाइट इधर भी आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शार्प कॉर्नर बाउंड्री वाली लाइट जो है, ये बाउंड्री वाली लाइट क्या हुई है? यहां से बेंड होकर के इधर भी पहुंची है। और जब लाइट रे बेंड होकर के इधर पहुंची है, इसका मतलब कि जो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये फेनोमेनन गड़बड़ है कहीं ना कहीं। आप खिड़की को देखिए, खिड़की का बाउंड्री शार्प कॉर्नर है कि नहीं है? दीवार ओपेक ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो कोई भी लाइट रे जो बाहर से आ रही है सीधे, वो सीधे तो नहीं चली जा रही है, इधर भी फैल रही है, उधर भी फैल रही है, ऊपर भी फैल रही है, नीचे भी फैल रही है। इसका मतलब क्या कि शार्प कॉर्नर से जो भी लाइट आया, ये बेंड हुआ। और बेंड होने की इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इस डिफ्रैक्शन में एक्चुअल होता क्या है तो ये देखना ध्यान से। अब मैं उधर वाला खाली स्क्रीन बनाऊंगा, ठीक ना? तो इस डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जहां पर डायरेक्ट लाइट पहुंच गया, वो तो हमको पता है कि भैया कि ये वाला रीजन एकदम ब्राइट रीजन होगा। जहां पर लाइट नहीं पहुंचा वो डार्क होना चाहिए, लेकिन बेंडिंग के कारण इधर भी थोड़ा थोड़ा लाइट आया है। तो अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ये जरा सा देखना। इस प्रोसेस में होता क्या है कि अगर ये स्क्रीन देखोगे, ये है तुम्हारा स्क्रीन, और इस स्क्रीन में हम लोग देखे क्या कि इस स्क्रीन में देखे क्या कि यहां से जो है
यहां पर अगर हम लोग सोर्स रखे थे, यहां पर सोर्स रखे थे और यहां पर जो है सो ऑब्स्टेकल रखे थे, ये था ऑब्स्टेकल, ठीक ना। तो ये ऑब्स्टेकल था, तो हमको क्या चाहिए था कि यहां से ऊपर तो सारा का सारा लाइट जो है ये कैसा रहेगा, ब्राइट लाइट रहेगा, लेकिन यहां नीचे रहना चाहिए डार्क, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहां से कुछ जो है सो नीचे रहा क्या, इधर रहा क्या, डार्क। बीच में जो है, तो बीच में गजब का चीज देखने को मिला क्या, बीच में हमको देखने को मिला क्या, बीच में हमको देखने को मिला लाइट का पैटर्न, कैसा, स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा पैटर्न। लेकिन डबल स्लिट में क्या होता था, ये सारे पैटर्न एक जैसे विड्थ के होते थे। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिला कि धीरे धीरे डार्क का जो है तो विड्थ बढ़ता गया और ब्राइट का विड्थ जो है सो धीरे धीरे क्या होता गया, घटता गया। डार्क का विड्थ धीरे धीरे बढ़ता गया और ब्राइट का विड्थ धीरे धीरे क्या होता गया, घटता गया। अब देखो जिधर अधिक ब्राइट है धीरे धीरे ब्राइटनेस कम रहा है और डार्कनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर जो है सो लाइट बेंड करके पहुंचा है, और लाइट बेंड करके पहुंचा है भाई, तो यहां पर जो है सो ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक पैटर्न बनाता है। पैटर्न बनाता है किसका, डार्क ब्राइट का। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि इस डार्क ब्राइट पैटर्न का विड्थ एक जैसा नहीं होगा, इंटेंसिटी भी एक जैसी नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप वाईडीएसई में ही देखिए कि आप वाईडीएसई में ही देखिए कि अगर लाइट को हम पार्टिकल मानते, तो लाइट को पार्टिकल मानते तो लाइट को क्या चाहिए था, लाइट को चाहिए था कि इस स्लिट से सीधे जाता है यहां पर एक ब्राइट बनाता, इस लाइट यहां से सीधे जाता है यहां पर एक ब्राइट बनाता। लेकिन क्या लाइट ने किया क्या खेल, सेंटर में भी बनाया सेंट्रल ब्राइट। इसका मतलब ये लाइट ऐसे आया तब ना बनाया, इसका मतलब ये लाइट ऐसे आया तब ना यहां पर ब्राइट बना। तो इसका मतलब ये लाइट सीधी लाइन पे नहीं चल रही है। इसका मतलब क्या कि ये लाइट सीधी लाइन पे चल नहीं रही है। तो हुआ क्या कि ये स्लिट के शार्प कॉर्नर से ये लाइट क्या हुआ, बेंड हुआ। अच्छा इतना ही नहीं, ऊपर भी ब्राइट बना रहा है भैया, तो इसका मतलब ये लाइट यहां से ऐसे गया तब ना ब्राइट बनाया। इसका मतलब ये नीचे भी बना रहा है, तो इसका मतलब ये लाइट यहां से आया तब ना यहां पर ब्राइट हुआ। इसका मतलब क्या कि लाइट सीधी रेखा में चल नहीं रही है। क्या कि जब भी लाइट रे किसी भी शार्प कॉर्नर से होकर के गुजर रही है, तो गुजर रही है तो ये क्या हो रही है, बेंड हो रही है। और बेंड हो रही है तो इससे क्या कर रहा है, ये पैटर्न बना रहा है। तो पैटर्न बना रहा है तो इसमें दो स्लिट है, ये भी लाइट तो यहां पर पहुंचा होगा ना। तो इंटरफेरेंस करके ये क्या करता है, सबका इंटेंसिटी सेम कर देता है। लेकिन यहां पर इंटरफेरेंस करने के लिए तो कोई है ही नहीं, कोई दूसरा रहेगा जब तो इंटरफेरेंस होगा, एक ही सोर्स है। तो यहां पर क्या होता है, इंटेंसिटी धीरे धीरे घट जाती है और तब जाकर के सीधे एक डार्क बनता है। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी कोई भी लाइट रे किसी शार्प कॉर्नर से गुजरता है तो सडन ब्राइट से डार्क नहीं हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। धीरे धीरे होता है बाय फॉर्मिंग पैटर्न्स ऑफ डार्क एंड ब्राइट। अगर आप किसी भी शैडो को ध्यान से देखेंगे, बाउंड्री को खूब अंधेरे कमरे में छाया बनाइए या खूब ब्राइटेड कमरे में छाया को देखिए, और छाया के शार्प कॉर्नर को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक पतला सा पैटर्न जरूर दिख जाएगा। खास करके अगर वो बहुत ही शैडो वाला पैटर्न आपको दिखेगा, एक जैसा नहीं दिखेगा हर जगह, धीरे धीरे डिक्रीज हुआ और तब जाके अचानक से ब्राइट हुआ। इधर से धीरे धीरे इंक्रीज हुआ डार्कनेस, फिर जाके अचानक से क्या हुआ, डार्क हुआ। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखिएगा कि जब भी कोई लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे passes through, when a light ray passes through an opaque object, an opaque object, then no sudden change, no sudden change from bright, from bright to shaded region। shaded region क्या होता है कि सडनली ब्राइट से शेडेड रीजन में नहीं बदल जाता। होना क्या चाहिए था कि यहां पर स्क्रीन है, यहां पर ओपेक ऑब्जेक्ट है, होना क्या चाहिए था, इधर से इधर ब्राइट, इधर से इधर पूरा का पूरा क्या, डार्क। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सडन चेंज नहीं होता है, ठीक ना। देयर इज अ पैटर्न बिटवीन, there is a pattern
ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बिटवीन द ब्राइट एंड शैडो रीजन, बिटवीन द ब्राइट एंड शैडो रीजन, कि ब्राइट और शैडो रीजन के बीच में जो है सो एक पैटर्न देखने को मिलता है। अगर ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर हम लोग मान लेते हैं कि इधर है क्या ब्राइट, तो सडनली डार्क नहीं हो जाएगा, डार्क होगा यहां के बाद ये चीज डार्क होगा, और इस बीच में आपको क्या मिलेगा, इस बीच में आपको जो है तो ब्राइटनेस धीरे धीरे आपको घटता हुआ मिलेगा, और डार्कनेस धीरे धीरे आपको क्या मिलेगा, डार्कनेस धीरे धीरे क्या मिलेगा आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, और तब जा करके जो है सो ये क्या होता है डार्क होता है। आप देखिए यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक पैटर्न बना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां से यहां तक क्या बना है पैटर्न, यहां से यहां तक जाने पे जो आपका ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस क्या हुआ है डिक्रीज किया है, और यहां से यहां पर जाने पर जो आपका डार्कनेस है, ये डार्कनेस क्या हुआ है इंक्रीज हुआ। बात समझ में आ रहा है। इस पूरे पैटर्न में आप देखिए कि हर पैटर्न की इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ज्यादा ब्राइट, ये कम ब्राइट, ये कम ब्राइट, ये कम ब्राइट, इस तरीके से कहानी चल रही है। तो यहां पर एक और पॉइंट नोट करिएगा क्या कि द इंटेंसिटी और साथ में आप एम्पलीट्यूड को भी ऐड कर सकते हैं कि द इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द ईच पैटर्न बिटवीन ब्राइट एंड शैडो रीजन, कि शैडो और ब्राइट रीजन के बीच में हर पैटर्न का जो है सो इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड जो होता है ये क्या होता है डिफरेंट होता है। बातें समझ में आ गई कि नहीं, डिफरेंट होता है। अब देखिए इस पर एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट को कहता है क्या, इसको भी यंग्स ने ही किया था, लेकिन ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से। हम लोगों को जो है तो ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन काम चलो बात जानिए। काम चलो बात ये जानिए कि अगर मान लीजिए कि यहां पर एक सिंगल स्लिट बना दें, ठीक ना, और यहां से एक लाइट सोर्स आए, तो यहां से बहुत सारा लाइट आएगा, बहुत सारा लाइट आएगा कि नहीं इस सोर्स से पैरेलल। यहां पर अगर हम लोग एक स्क्रीन बना देते हैं तो ये स्क्रीन से क्या होगा, होना क्या चाहिए था कि जो लाइट रे है ये यहां से सीधे आकर के सीधे आएगी, जो भी लाइटेड है ये लाइट सब सीधे आकर के यहां पर क्या बनाएगी, एक ब्राइट तो बनाएगी ही बनाएगी, साथ ही साथ इस दोनों शार्प कॉर्नर से क्या होगा डिफ्रैक्शन होगा, और डिफ्रैक्शन होगा तो शार्प कॉर्नर से जब भी लाइट पास करेगी तो ये क्या करेगी बेंड करेगी, ये क्या करेगी बेंड करेगी, और इधर भी थोड़ा सा क्या बनाएगी, यहां तक में ये क्या बनाएगी पैटर्न बनाएगी। क्या बनाएगी पैटर्न। फिर यहां भी शार्प कॉर्नर है, यहां से भी लाइट रे क्या होगी बेंड होगी, और यहां पर भी ये क्या बनाएगी पैटर्न बनाएगी, और इस पैटर्न में फिर इसके बाद जो है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा डार्क हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, मतलब ब्राइट से अचानक डार्क नहीं हुआ है, पैटर्न बना करके डार्क हुआ है, और डार्क से भी अचानक ब्राइट से फिर इधर भी डार्क नहीं हुआ है, क्या हुआ है पैटर्न बना के। तो देखो तो सबसे चमकीला ब्राइट कौन सा होगा, ये धीरे धीरे इधर ब्राइटनेस कमती जाएगी, इधर भी ब्राइटनेस कमती जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा डार्क हो जाएगा। तो अगर हम इसका हम लोग इंटेंसिटी का देखें, इंटेंसिटी का हम अगर ग्राफ देखना चाहें, इसका अगर हम लोग चाहें इसके इंटेंसिटी का थोड़ा सा ग्राफ देखना, तो देखिए तो इसके इंटेंसिटी का अगर आपको ग्राफ देखना है तो ये ग्राफ आपको कैसा दिखेगा जरा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये है वो वाला स्क्रीन, तो इसका जो ठीक बीच वाला पोर्शन है, इसका जो आपका ठीक बीच वाला पोर्शन है, ये वाला ब्राइट वाला पोर्शन, इस ब्राइट वाले पोर्शन में लाइट की जो इंटेंसिटी मिलेगी आपको, ये इंटेंसिटी एकदम कैसे मिलेगी हाई इंटेंसिटी मिलेगी। ऊपर जाइएगा धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी घटती जाएगी,
नीचे भी आइएगा, धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो देखिए कि जहां तक पैटर्न बना है वहां तक कुछ ना कुछ इसकी इंटेंसिटी है, और फिर इसके बाद क्या हो गया है, डार्क हो गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है इसके क्या है, इंटेंसिटी का एक ग्राफ आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो है इसकी क्या है, इंटेंसिटी है। मतलब सबसे ब्राइट जो होगा वो सेंट्रल ब्राइट होगा, और इसके बाद का ब्राइटनेस भी होगा, लेकिन धीरे धीरे अपना ब्राइटनेस क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। इधर भी धीरे धीरे अपना ब्राइटनेस क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा, और लास्टली क्या हो जाएगा, ये डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट देखिए, किताबों में अक्सर दी हुई होती है ये एक्सपेरिमेंट। कहता है क्या कि एक हम लोग क्या करें कि कार्डबोर्ड ले लें, और ये एक ओपेक कार्डबोर्ड है। ये जो है आपका, ये चीज है कि आपका एक ओपेक कार्डबोर्ड है, ठीक ना, ओपेक कार्डबोर्ड विथ स्मॉल होल। इसमें एक छोटा सा जो है तो छेद बना हुआ। बात समझ में आ रहा है? अब देखिएगा कि अगर हम यहां पर कोई सोर्स रखें, इस सोर्स से बहुत सारा लाइट रे जाएगा, लेकिन कार्डबोर्ड पर पड़ेगा, और कार्डबोर्ड ओपेक है तो इसको अपने से पार, लेकिन जो लाइट इसके छेद पर आएगा वो तो सीधे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सीधे निकलेगा। इतना ही नहीं, सीधे निकलेगा तो अगर हम यहां पर कोई सा एक बड़ा सा स्क्रीन रखते हैं, अगर हम यहां पर क्या करते हैं, एक बड़ा सा स्क्रीन रखते हैं, तो इस स्क्रीन पर देखा गया क्या कि इस स्क्रीन पर देखा गया क्या, अगर हम यहां पर एक बड़ा सा स्क्रीन रखते हैं तो इस स्क्रीन पर देखा गया क्या कि इस स्क्रीन पर जब ये लाइट रे आ रही है, ये जो है क्या है, स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर जब ये लाइट रे आ रही है तो यहां पर बीच में क्या बना रहा है भाई, ब्राइट बनाना स्वाभाविक है। लेकिन इसके बाद जो है, तो इसके बाद जो देखोगे तो ये जो बनाता है ये कंसेंट्रिक पैटर्न बनाने लगता है। इसके बाद जो है तो ये क्या करता है कि कंसेंट्रिक पैटर्न बनाने लगता है, और ये जो कंसेंट्रिक पैटर्न होते हैं इसकी विड्थ भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। मतलब कि जो शुरू में बनेगा पैटर्न, ये शुरू में जो है तो ये ज्यादा ब्राइट बनेगा, ज्यादा चौड़ा ब्राइट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो ये शुरू में जो ये बनेगा, ये शुरू वाला क्या होगा, ये ज्यादा चौड़ा ब्राइट होगा, ये पूरा का पूरा ये ब्राइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरा का पूरा जो बनाएगा ये कैसा बनाएगा, ब्राइट बनाएगा एकदम। और फिर इसके बाद वाली पैटर्न जो होगी ये डार्क पैटर्न होगी, लेकिन डार्कनेस यहां से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे इसका डार्कनेस क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और इसका ब्राइटनेस धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा। देखो एक बहुत ब्राइट पैटर्न बना यहां पर, है कि नहीं, एक बहुत ही ब्राइट पैटर्न बना यहां पर। अब इसके बाद क्या करेगा ये, इसके बाद ये क्या करेगा, तो फिर आगे जो है, तो फिर आगे ये क्या करता है कि एक डार्क बनाएगा। इसके बाद जो है सो फिर क्या करेगा, ये आगे एक डार्क बनाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? फिर ये क्या करेगा, इसके बाद एक डार्क के साथ साथ एक ब्राइट भी बनाता है। अब ये ब्राइट जो है तो पहले वाले ब्राइट से कम चौड़ा ब्राइट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये जो ब्राइट है, ये जो ब्राइट है ये पहले वाले ब्राइट से क्या है, कम चौड़ा ब्राइट है, और इस तरीके से एक पैटर्न बनता है। तो यहां भी देखो कि वो बात जो है जो बचपन से हमको पढ़ाई आती जा रही है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में कवर करता है। अच्छी बात यह है कि बचपन में हमको एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ाया जाता है इसके लिए, क्या कि ढेर सारा कार्डबोर्ड लीजिए, ढेर सारे कार्डबोर्ड में क्या करिए, छेद कर दीजिए, पीछे एक मोमबत्ती रख दीजिए, और सब कार्डबोर्ड को आप एक लाइन से रखिए कि छेद एक दूसरे के आमने सामने रहे, तब आपको मोमबत्ती दिखेगा। इससे ये स्पष्ट होता है क्या कि लाइट जो चलती है वो कैसे चलती है, सीधी लाइन में चलती है कि नहीं? लाइट चलती है कैसे, सीधी लाइन में चलती है। और इसके बाद अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग अभी देख रहे हैं क्या कि भाई वही कार्डबोर्ड वही छेद, लेकिन यहां पर जो बन रहा है वो यहां से डिफ्रैक्शन के कारण यहां पर क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। किसका, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का क्या बन रहा है, पैटर्न। अगला और कम चौड़ा होगा, अगला और कम चौड़ा होगा, और धीरे धीरे किसमें बदल जाएगा, डार्क में बदल जाएगा। ये भी क्या है, डिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है कि देखिए ये होल है, तो जो सीधे आ गई वो तो ब्राइट लाइट बना ली, लेकिन इस होल में शार्प कॉर्नर भी तो है,
शार्प कॉर्नर से चारों तरफ डिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? डिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा? पैटर्न बनेगा, तब डार्क बनेगा। तो पैटर्न कैसा बनेगा? ऐसा। तो देखिए वहां हम लोग मोटी मोटी चीजों को देखते थे, अभी तक हम लोग केवल शैडो देखते थे, शैडो के शार्प एज को नहीं देखते थे कि धीरे धीरे इंटेंसिटी घटी है। अब क्या कर रहे हैं? इसके वेव नेचर को हम लोग देख रहे हैं क्या? तो यहां से जो डिफ्रैक्ट हुआ, इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचिए, पार्टिकल रहता तो सीधे चलता, लेकिन ये कैसे चलता है? वेव के जैसे चलता है। तो ये सारा किसका देन है? यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट का देन। बात समझ में आ रहा है? डिफ्रैक्शन की पूरी कहानी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ये डिफ्रैक्शन की एक छोटी सी थ्योरेटिकल कहानी है, ठीक ना। इसके बाद हमारा एक लेक्चर और बाकी है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग पोलराइजेशन पढ़ेंगे। पोलराइजेशन में दो लॉज पढ़ने, एक है ब्रिस्टर लॉ, एक है मालूज लॉ, ठीक ना। ये दोनों पढ़ के फिर इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।